आज जो है वो हम एक बहुत ही फेमस बुक एंड ऑफ डेज बाय सिल्विया ब्रोनी, एक बहुत ही मशहूर बुक है जो आजकल का जो एक पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, उसकी वजह से काफ़ी वो मशहूर हुई। उस बुक के अंदर जो है उसका हम एक रिव्यू बताएंगे। उस बुक में जो है वो कुछ प्रिडिक्शंस की गई और वो प्रिडिक्शंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े की बात है कि कुछ जो उसमें से प्रिडिक्शंस हैं वो सच हो भी चुकी है, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ कोरोना वायरस इटसेल्फ। ओके, इस बुक के जो है ना वो तकरीबन कि मैं आपको ये बता दूं कि ये बुक जो है वो तकरीबन 8 चैप्टर्स इसके अंदर मौजूद है और तकरीबन कुछ 244 पेजेस की ये बुक है और हमने इंतहाई इसको शॉर्ट करके आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इसकी समझ लें कि मेन पॉइंट्स हमने निकाले और सिर्फ इसका जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है जो बाकी के चैप्टर्स है इसके अंदर सिर्फ इसमें ये बताया हुआ है कि एंड ऑफ डेज यानी कि दुनिया ख़त्म होने की फ़िलॉसफी अलग अलग मज़ाहिब अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्या किया है। जो चैप्टर नंबर 7 है वो मेनली हमने टारगेट किया और 8 से कुछ हमने पॉइंट्स इसके निकाले। 7 में बेसिकली सिल्विया ब्रोनी जो कि खुद एक फ्यूचर देख पाती है वो ऐसा कहती है, तो वो जो है वो कुछ प्रिडिक्शन बताती है और बेसिकली इन्होंने 2008 से लेकर 2100 यानी 2100 तक की प्रिडिक्शन की है। सबसे पहले जो है वो ये कहती है कि जो दुनिया का एंड वो किसी मिटियोर की वजह से नहीं होगा, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से नहीं होगा। ये जो एंड होगा ये इस दुनिया जो है, ये जो दुनिया है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि इंसान यहाँ पे रह सके, सरवाइव ही नहीं कर सकेगा और भूख से मर जाएगा। ओके, फिर जो है वो हम जो आज का पैंडेमिक है उसके ऊपर आते हैं, जो कि इन्होंने प्रेडिक्शन की थी काफ़ी पहले कि 2020 के अंदर एक इस तरीके की बीमारी आएगी जो कि निमोनिया लाइक होगी, लंग्स को अफेक्ट करेगी, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी और जितनी तेज़ी से वो आएगी उतनी तेज़ी से वो जाएगी, फिर 10 साल बाद आएगी और फिर दोबारा हमेशा के लिए चली जाएगी। और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, ऑल ट्रीटमेंट जो हमारे पास मौजूद है उसको रेजिस्ट करेगी, वो उस पर काम नहीं करेंगे। ओके, अब आ तो गई है, जाएगी कब ये देखा आपने। ओके, इसके अलावा इसमें काफ़ी जो प्रेडिक्शंस की हुई है उसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक है पहले तकरीबन 40 साल और फिर है अगले 50 साल, यानी कि 2010 से लेकर 2050 एंड देन 2051 से 2100। ओके, प्रेडिक्शंस क्या की गई है। सबसे पहली जो इसमें प्रेडिक्शन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि होगा क्या कि जो हमारी प्रेगनेंसीज होती उसी के अंदर हम इनसाइड द चाइल्ड कौन सी डेफिशिएंसीज हो सकती है, कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले से ही। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसी तरीके के फीटल इंजेक्शन्स होंगे जो हम माँ के पेट में ही वो इंजेक्शन जब हम लगाएंगे तो वो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, वो इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई जेनेटिक डेफिसिट हो सकता है जिसकी वजह से माजूर और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही ट्रीट हो जाएगा। ये उनकी प्रेडिक्शन। फिर इसके अलावा वो कहती है कि जो डिलीवरी है उसका एक निज़ाम है वो इजी हो जाएगा, टूवर्ड्स द ग्रेविटी हैंग कर दिया जाएगा, यानी काफ़ी पेन लेस हो जाएगा। ये उनकी एक और प्रेडिक्शन है। ओके, फिर वो कहती है कि पैदा होते ही ब्लड टेस्ट से हम ये पता लगा सकेंगे कि बच्चे को कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, साइकोलॉजिकल बीमारियों का हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फिर वो कहती है कि बच्चा जब पैदा हो तो हम उसके गाल से
स्किन निकालेंगे, उससे डीएनए निकाल लिया जाएगा और डीएनए की एक पूरी बैंकिंग बन जाएगी, बैंक बन जाएगा। और उस डीएनए को फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा। वही डीएनए जो है वो ऑर्गन बनाने में भी यूज़ होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑर्गन जो हमारे पास ट्रांसप्लांट है उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। फिर वही जो हमारे पास स्किन का सेल है उससे पूरे पूरे बॉडी के पार्ट्स बनाए जा सकेंगे। ये उनकी प्रेडिक्शन उसी बंदे के। जी। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है, ये कहती है कि जिस तरीके से, जिस तरह एंड ऑफ डेज की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, इस दुनिया के एंड की तरफ, मैन और वुमेन जो है वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। इनफर्टाइल का मतलब होता है कि बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। अब इसकी जो वजह वो ये बताती है कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोगों का, मतलब वो फैमिली बढ़ाने में, नस्लें बढ़ाने में, कुदरती उनके जहनों में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होता जाएगा। और इस तरीके से वो कहती है कि आबादी कम होती जाएगी। ये उनका मानना है, ये उनकी एक प्रेडिक्शन। फिर वो कहती है कि कैंसर जो आज के बहुत ही एक बड़ी बीमारी है, वो जो है उसका ट्रीटमेंट आ जाएगा और एक एडिक्टिव ट्रीटमेंट आएगा जो कि उसका इलाज हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो कब आता है वो हमें देखना है। फिर वो कहती कि माइक्रोचिप आ जाएगी जो कि इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और इम्प्लांट करने के बाद जो हमारे पास पार्किंसन है, पैरालिसिस है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसका इलाज आ जाएगा। फिर अंधेपन और बहरेपन, ब्लाइंडनेस और डेफनेस, इसका भी इलाज आ जाएगा। ब्लाइंडनेस का वो इस तरीके से कुछ कहती है कि इस तरीके की कुछ चीज़ आएगी जो कि ब्रेन और आँख को, दिमाग और आँख को कनेक्ट कर देगी, दोबारा से रोशनी वापस आ जाएगी। फिर वो कहती है कि जो कान का पर्दा है वो दोबारा से जो है मतलब सिंथेटिक एयरड्रम बना दिया जाएगा। इसके अलावा वो कहती है कि सिंथेटिक ब्लड, आर्टिफिशियल ब्लड जो है वो हम बना पाएंगे 2025 तक। मज़े की बात यह है कि वो यूनिवर्सल टाइप हो, जो आज हमें मसले फेस होते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, फिर आप ब्लड दे सकते वाले मसले ख़त्म हो जाएंगे। वो यूनिवर्सल ब्लड होगा इन सफिशेंट अमाउंट, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि हमारे पास ब्लड नहीं, सिंथेटिक ब्लड इतनी अमाउंट में होगा। मज़े की बात, वो ब्लड फुली न्यूट्रिएंट होगा, ताकतवर, इम्यूनिटी और कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, सारे न्यूट्रिशन से भरा होगा। फिर वो कहते हैं कि ब्लड टेस्ट से जो है वो हम एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ हम एक तो डायग्नोस कर लेंगे साइकोलॉजिकल बीमारियों को। इसके अलावा वो कहती है इस तरीके की ट्रीटमेंट आएगी जो कि दिमाग के अंदर, मतलब जिस MRI होता है, स्कैन चलेगा, वो देखेगी कि ये हमारे पास इस जगह पर ये प्रॉब्लम की वजह से इसको साइकोलॉजिकल बीमारी हो रही है, वहाँ पे उसको ट्रीट कर देगी, उस दिमाग के उस पार्ट को। इट्स इंटरेस्टिंग। और DNA से ही वो कहती है कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी जो आज की बहुत बड़े मसले बने हैं, उसका इलाज आ जाएगा उस DNA के थ्रू। फिर वो बड़े मज़े की बात कहती है कि जो हमारे पास DNA का स्कैन है, यानी कि DNA का जो बैंक है, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा उस DNA के अंदर हमारे पास पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होगी उस बंदे जी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इंसान जो है वो उस वक्त, मिसाल के तौर पर आज हमें जो है वो कोई डेड बॉडी मिलती, कोई बच्चा खो जाता है, हमें नहीं पता होता इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका जानने वाला कौन है। उस DNA से फ़ायदा क्या होगा? उस DNA से फ़ायदा ये होगा कि उस DNA को, यानी कि उस बंदे के DNA को उस बैंक में डाला जाएगा और इस बैंक से पता चल जाएगा कि इसके रिलेटिव कौन है, इसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज़ डिटेल आ मैच करेंगे। मैच करेंगे।
तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो लॉस्ट का चक्कर होता है, मिसिंग और लॉस्ट वाला, वो बहुत चक्कर खत्म हो जाएगा, बड़ी इजीली हम उसे फाइंड कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि एटीएम मशीन्स है हमारे यहाँ की, एटीएम मशीन्स में आई स्कैनर आ जाएगा। आई स्कैनर का फ़ायदा ये होगा कि, और वो इतना एक्यूरेट होगा कि जब भी कोई अगर कोई ऐसा बंदा जो इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर मतलब जो वो बंदा नहीं है, कोई दूसरा बंदा है जो ट्राई कर रहा है कि इस कार्ड को स्टील कर लिया, चोरी कर लिया और वो पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको कोड भी पता चल गया, पिन कोड भी पता चल गया, और वो जो है वो जब वो आई स्कैन करेगा, किसी भी तरीके से कोशिश करेगा, तो उसके जो एटीएम मशीन है वो डिटेक्ट भी कर लेगा और साइलेंटली वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देगा। इसके आई से वो पता भी लगा लेगा कि ये जो बंदा है जो चोरी कर रहा है वो कौन है, कहाँ रहता है। एक तो वैसे तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ट्राई करेगा, लेकिन करेगा तो फंस जाएगा। एग्जैक्टली मतलब इतना सख्त सिस्टम हो जाएगा कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो ट्राई करके अपने आप को पता चल जाएगा। फिर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करती है वॉइस डेटाबेस। वॉइस डेटाबेस इस तरीके से, यानी कि मेरी और आपकी आवाज़ का भी डेटाबेस होगा उनके पास कि मेरी आवाज़ कैसी, आपकी आवाज़ कैसी। इससे होगा क्या कि वॉइस डेटाबेस से आपकी आवाज़ से पता लगा लेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात है, आप सोचेंगे कि हम उसको एडिट कर लेंगे या वो कर लेंगे, आप जितना भी एडिट कर लो फिर भी पता लगा लेंगे कि ये वॉइस किसकी। इतना एक्यूरेट सिस्टम है। आप इसे अंदाज़ा लगाएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आई स्कैन, वॉइस डेटाबेस, सिक्योरिटी कितनी तेज़ होगी, चोर या चोरी करना, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर इंटरेस्टिंग, सिर्फ ये 3 नहीं, फिर वो प्रेडिक्ट करती है कि सैटेलाइट में हमारे पास कुछ कैमरे होंगे हाई क्वालिटी, जो कि वहाँ से अर्थ में होने वाली चोरी वगैरह या कोई भी ऐसा इंसिडेंट स्ट्रीट्स पर जो हो रही है, जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं, जिसका कोई आई विटनेस नहीं, वो उसका डिजिटल इमेज भेज देगी, और डिजिटल इमेज या जो भी होगा उसमें आप क्लियरली देख सकेंगे कि किस बंदे ने किया। विद इन अ मिनट्स आप जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिक्योरिटी का लेवल कितना ज़्यादा होगा, ये उनकी प्रेडिक्शन। फिर वो कहती है कि जो हमारे पास पोलर शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे जो अर्थ है उसका जो एक निज़ाम है वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसकी वजह से सुनामी वगैरह आएंगे। वो कहती है 2025 यानी कि 2025 में वो अमेरिका का प्रेडिक्ट करती है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश है। फिर वो अमेरिका के ही फार ईस्ट और फ्लोरिडा में प्रेडिक्ट कर रही है कि 2025 और 2030 में बहुत बड़ी टाइडल वेव्स आएंगी, यानी कि समंदरी जो है वो बड़ी लहर। फिर वो 2026 का प्रेडिक्ट करती है कि एक पावरफुल सुनामी आएगा जापान को काफ़ी नुकसान होगा। अभी हम 6 साल बाद ही देख सकते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन में कितनी सच्चाई है। अब देख रहे हैं कितनी एक्यूरेसी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बट ये प्रेडिक्शंस कर रही है अब ये, और हमें इस प्रेडिक्शंस का कुछ हद तक लगता भी है कैसा हो सकता है। आज के दौर को लगता है, बिल्कुल दौर को देख के लगता है कि तब ऐसा होगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि इसकी हवाई नहीं लग रही, ऐसा होता है ना कि हवाई फेंकी जा रही है, मतलब लगता है ऐसा हो सकता है। ओके, फिर वो कहती है 2029 में जो है ना एक मिटियोर शावर होगा, जिसमें हमारे पास फॉर्चुनेटली इंसान और पौधे वगैरह का नुकसान, जानवरों का नुकसान नहीं होगा, बट पौधे और जो हमारी ज़मीनों का निज़ाम है, जो ज़मीन का एक टोपोग्राफी, उसको बड़ा नुकसान होगा 2029 का ही कह रही। ओके, फिर ये कहती है कि फिर जो है वो तमाम जो हाउसेज होंगे वो सोलर पावर 2020 में होगा ये 2029। फिर वो कहते हैं कि जो हमारे पास तमाम जो हाउस होंगे फ्यूचर में वो हमारे पास सोलर पावर पे होंगे। इसके अलावा जो है वो कहती है कि उसमें हमारे पास
फायर प्रूफ और अनब्रेकेबल रूफ वगैरह होगी, ऑलरेडी वो इस तरीके से तैयार किया जाएगा। फिर वो कहती है कि जो हमारे घर है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ बने होंगे, जिसका स्कैनर होगा हमारे पास, आई स्कैन करके आप कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको सिग्नल आ जाएगा और आप जो है वो ईजीली देख सकते हैं आपके घर में इस वक्त क्या चल रहा है। और यही जो पूरा सिस्टम होगा एक सेम वही सेंट्रल कंप्यूटर से आप अपने घर के तमाम चीज़ें कर सकते हैं, आप उसको ईजीली जो है वो देख सकते हैं, म्यूज़िक और जो भी चीज़ आपको सिर्फ कमांड देनी और आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, विंडोज़, म्यूज़िक, एनीथिंग। और आपको मैं मज़े की बात बता दूँ, इस तरीके का जो घर है वो कराची में ही एक बंदा है जो कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा घर किसी का भी नहीं, वो उसने इस तरीके का घर बनाया है और इसको बाकायदा न्यूज़ में भी कवर किया गया था। रहीम नाम इस बंदे का, और पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। क्लिफ्टन में उनका वो घर है, क्लिफ्टन कराची में उनका घर है और बाकायदा इसी तरीके का उनका घर है, कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल, कि आपको कमांड देनी होती है और आप जो है उन्होंने बाकायदा करके भी दिखाया था। एलेक्सा करके एक कंप्यूटर, मतलब एक AI बनाया हुआ है जो कि बेसिकली सारी चीज़ों को देखता है, तो आपकी जो है वो लाइट ऑन ऑफ, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो करता है। यानी इन फ्यूचर हर चीज़ को कंट्रोल कंप्यूटर करेगा। बिल्कुल, यानी कमांड से, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, फिर वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक वेल कंसील्ड और प्यूरीफायर टाइप चीज़ होगी हमारे हर घरों में, उसका फ़ायदा क्या होगा? एलर्जीज, एस्थमा वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे हमें निजात मिल जाएगी। एक प्रोटेक्टिव घर, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो ह्यूमिड रखेगा एक टेम्परेचर को। फिर वो कहती है डोम सिटीज़ का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस डोम सिटीज़, मेरा ख्याल है कि आपको भी मालूम है डोम सिटी क्या होता है। ये एक जो है वो ना दिखने वाला एक कवर होता है। कवर होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि UV लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकती, वो कवर उसको रोक लेगा। बिल्कुल, और वो नज़र नहीं आएगा। फिर वो ये भी कहती है कि सबसे पहले जो डोम सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से शुरू होगा, देन जर्मनी में आएगा, इंग्लैंड, जापान, फार ईस्ट, इंडिया, और इस तरह करते हुए पूरी दुनिया में ये आ जाएगा। लेकिन फिर इसमें ज़ाहिर है इनको फिर पूरा टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली एयर वगैरह को रोक रहे हो। सही। फिर ये मज़े की बात करते हैं टीचर्स के ऊपर। इन्होंने एक प्रेडिक्शन की कि आगे जाके जो टीचर्स हैं उनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना बहुत मस्ट हो जाएगा, टीचर्स की सैलरी बहुत ग्रेजुअली बढ़ाई जाएगी और इसकी वजह से टीचर्स का जो प्रोफेशन है उस पर काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो गए, न्यू टीचर्स। और आप देख भी सकते हैं हमारे यहाँ पर अब चाइल्ड साइकोलॉजी पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा वो कहती है कि 15 बच्चों पर एक टीचर का रेशो होगा। एलिमेंट्री स्कूल के बारे में वो कहती है कि एलिमेंट्री क्लासेस में म्यूज़िक, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे बड़ा जोर दिया जाने लगेगा सरप्राइजिंगली। और आज हम देखते भी हैं कुछ जगहों पर ये चीज़ें शुरू हो भी चुकी हैं, जिस पे बच्चों को म्यूज़िक, इकोलॉजी और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं और ये लाजमी हो चुका है। ओके, अब जो है वो बात आती है 2050 टिल द एंड। ये कहती है 2050 से 2100। इसमें जो है वो जो ये बड़े मज़े की जो प्रेडिक्शंस है वो करती है, उनमें से वो कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग तो आज भी हो रही है और ये इनकी भी यही प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी नुकसान होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या कि आइस मेल्ट हो जाएगी, और आइस मेल्ट होगी तो जाहिर सी बात है समंदर का लेवल बढ़ेगा, और समंदर का जब लेवल बढ़ेगा तो हमारे पास वॉल्केनोज और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, सुनामीज और ये सब कुछ, और बड़े बड़े जो शहर है वो तबाह हो जाएंगे इस चक्कर में। ओके, फिर वो कहती कि तूफ़ान, बारिशें, इनका रेट डबल हो जाएगा फ्यूचर में, और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है उसकी फ्रीक्वेंसीज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
जो हमारा टेम्परेचर है वो 10 डिग्रीज और गर्म हो जाए दुनिया का। और सीजनल जो हमारे पास टॉर्नेडोज आते हैं अमेरिका वगैरह में, वो सीजनल नहीं होंगे, सीजनल से बढ़ जाएंगे, कभी भी आ रहे हैं, कुछ अता पता है। ओके, फिर वो कहते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़त्म होने लगेगी। ओजोन लेयर क्यों ख़त्म होने लगेगी? ओजोन लेयर का उसकी ये वजह बताती है। वो कहती है कि जो हमारे पास क्लोरीन होता है, और वो किसके अंदर होता है वो भी ये बता रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपोनेंट है। और मज़े की बात ये है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी जो लाइफ है स्पेस में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। वो करता क्या है, इसी बस का एक मॉलिक्यूल 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डैमेज करता है, क्लोरीन। यस। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि हाउ मच डैमेज, कितना ज़्यादा डैमेज वो कर सकता है। वो कहते हैं कि जो हमारी सेहत है, हमारी हेल्थ है, एंड ऑफ डेज में कैसी होगी। तो कहती है कि मेजॉरिटी जो आज की बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिसको लेके आज हम परेशान बैठे हैं, वो बीमारियाँ जो है वो सडनली सारी जो है उसको सबका ट्रीटमेंट आ जाएगा 2050 तक। फिर वो मज़े की बात कहती है कि 2075 और 2080 में सडनली ये सारी बीमारियाँ दोबारा से लौट आएगी। स्मॉल पॉक्स और छोटी छोटी एलर्जियाँ जिसके इलाज आज भी हमने ढूंढ लिए, आज से पहले ढूंढ लिए, वो दोबारा से आ जाएगी। इसकी वजह ये बताती कि अपने हेल्थ, जब हम सारी बीमारियों से निजात हासिल कर लिया होगा तो हम ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, हेल्थ को बिल्कुल हल्का ले लेंगे और वो दोबारा से आएगी सारी बीमारियाँ। फिर ये बात करती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आपको मालूम, इस दुनिया के बाहर की कोई मखलूक़ात। इंटरेस्टिंगली ये कहती है कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ना, ये हमारे यहाँ मौजूद है, वो इंसानों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है, जो हाईली इंटेलिजेंट है। उन्हीं की वजह से, और वो हमारे यहाँ पर वही लोग साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं, क्योंकि उन्हीं की मदद से पिरामिड और स्टोनहेंज करके एग्जाम्पल दी कि उन्हीं की वजह से बना है। पिरामिड का आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये आज से इतने साल पहले कैसे हुई, ये आज भी उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उस टाइम पर वो क्रेन कैसे है, उसका पत्थर मेरा ख्याल है आपको मालूम है कितना बारीक, उसका छोटे से छोटा पत्थर भी जो है 1 से 2 टन का है। आप तो अंदाज़ा सबसे छोटा पत्थर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी के साथ काम किया गया है। फिर ये कहती है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ये टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत आगे। कैसे? एग्जाम्पल दे रही है, आप इससे अंदाज़ा कीजिएगा, आपको जो है वो स्पेस वगैरह का आपने पढ़ा है। ये कहती है कि ये एंड्रोमेडा, और इन्होंने एक और गैलेक्सी का नाम लिया था प्लेडीज। कहती कि यहाँ पर इस गैलेक्सीज में ये रेगुलरली इंटरवल पर इनका आना जाना होता है, जो कि यहाँ की दुनिया वालों के लिए बिल्कुल 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 इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिर्फ हमारी जो गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, वो ही इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ में बैठ जाए जो लाइट की स्पीड से चलती हो तो भी हमें इस गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एंड्रोमेडा तो फिर बहुत दूर है गैलेक्सी। इससे देखें दो चीज़ें तो साफ हो गई कि उनके पास या तो कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट की स्पीड से भी तेज़ है, बिल्कुल ठीक है, या तो उनकी उम्र बहुत बड़ी है, एक और चीज़ हो सकती है, या तो उनको कोई शॉर्टकट मालूम है, शॉर्टकट बिल्कुल, जो हमें नहीं मालूम कि उसी की गैलेक्सी के अंदर से कोई ऐसा शॉर्टकट हो जो डायरेक्ट मिल्की वे के अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। मतलब एक ओवरऑल एक इसमें जो कंक्लूजन निकलता है कि हाउ टेक्नोलॉजिकली फार दे आर, हाउ बहुत ज़्यादा एडवांस, वेरी 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 एडवांस, अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि टेक्नोलॉजिकली जब ये इतने आगे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि इनको इस दुनिया को तबाह करने में तो सेकेंड्स लगेंगे।
बट उनका मकसद ये नहीं, उनका मकसद शायद हमारी हेल्प करना, क्योंकि एक मूवी में भी एक बताया गया, एक प्रेडिक्ट किया गया। फिर वो बड़े मज़े की बात करती कि 2030 तक हमें जो मून है यानी चांद है उसका लूनर बेस का चार्टर मिल जाएगा, और 2040 तक वहाँ पर जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। लाइक जिस तरह आज हम नॉर्दर्न एरिया स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, इस तरह हम चांद पे जा रहे होंगे कि हम चांद का टूर करने जा रहे हैं, इतना ईजी हो जाएगा आना जाना। सही। लास्ट पॉइंट वो कहती है कि जो हम हैं, हम और आप, वो बेसिकली एलियन है जो किसी और दुनिया से है और हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से हैं। इसलिए वो हमें जो एक नाम देती है मिस्टिकल ट्रैवलर, यानी कि हमें खुद नहीं पता हम कहाँ से हैं, इसलिए ये मिस्ट्री है हमारे लिए, और हमें हाईली स्पिरिट है और हमें इसके बारे में मालूम नहीं। तो ये कुछ हमने बहुत ही इंतहाई शॉर्ट समरी बताई है इस बुक की। तो बड़ी मेहनत की गई है इस बुक को रीड करके। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो प्रेडिक्शंस की गई, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जो बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक किसी की ऑलरेडी पुरानी वो है कि जो रिलीजन में जो एंड ऑफ डेज़ के बारे में बताया गया है, सिर्फ एंड ऑफ डेज़ के बारे में, बट इन्होंने जो है वो पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को, जो इनकी प्रेडिक्शन है, जो चैप्टर नंबर 7 है, जो बाकायदा उन्होंने एक एक चीज़ को बताया है, लाइक कि टेक्नोलॉजिकली क्या होगा क्या नहीं होगा, और बाकायदा ईयर के हिसाब से भी बताया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग तो आपको मालूम है, कोरोना वायरस जो आज चल रहा है वो उनकी प्रेडिक्शन थी, इस तरीके का कुछ होगा, और अल्लाह जाने बेहतर जो है वो खुदा जानता है कि प्रेडिक्शन जो है ये वो तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, बट तो अल्लाह जानता है कि क्या होगा। और 2020 की जो प्रेडिक्शन थी इनकी कोरोना वायरस की, वो सच हुई, वो बिल्कुल। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती, इनको कैसे पता, और अल्लाह जानता है। खैर जो भी है, हमारा मकसद था इस बुक की जो है वो एक समरी करके एक रिव्यू बयान करना, क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से एंड ऑफ डेज़ बुक का काफ़ी एक चर्चा चल रहा था कि एंड ऑफ डेज़। तो हमने सोचा कि हम इसमें क्यों ना पढ़े कि और क्या प्रेडिक्शंस इसमें की गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी, तो हमने सोचा कि आपके लिए आसानी पैदा की जाए और इस बुक को एक छोटी सी समरी करके आपके सामने हमने पेश किया। अपने कमेंट्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या लगता है इस प्रेडिक्शंस के बारे में, या कोई ऐसी चीज़ जो आप और कुछ ऐड करना चाहते हो। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को जो है वो ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।